हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ हायर एजुकेशन फॉर नेट जेआरएफ 2021। हम सब जानते हैं कि रिवाइज्ड डेट्स आ चुकी हैं नेट जेआरएफ 2021 की, एंड दैट विल बी ऑन नवंबर दिसंबर। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ पेपर 1 हायर एजुकेशन के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, इसलिए एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे पीएचडी एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। One aspect of e-governance deals with flow of information between the government and citizens. Which of the following are government to citizens initiative G2C? E-help, e-health, e-tendering, e-feedback और 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शंस हैं। आपको करेक्ट आंसर मुझे बताना है। ई गवर्नेंस के किस किस एस्पेक्ट में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स? अगर मैं बात करूं सबसे पहले ई हेल्प की, तो इसमें जो है विद द हेल्प ऑफ आईसीटी सिटीजन्स जो हैं वो हेल्प मांग सकते हैं गवर्नमेंट से। तो ई हेल्प इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस जिसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। नेक्स्ट इज़ ई हेल्थ, जिसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसमें गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स आपस में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ ई टेंडरिंग। ई टेंडरिंग में जो टेंडर्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेंडर शेड्यूल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं बिड्स ऑनलाइन थ्रू दिस पोर्टल। इज़ इट क्लियर? और ई फीडबैक में फीडबैक आप ले सकते हो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। पर अगर मैं गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करूँ तो उस एस्पेक्ट में e-help and e-health are two main aspects जहाँ पे flow of information होती है। So the correct answer is A and B. Next question, a vital role in human resource development of a country centered on skilled manpower, productivity and the quality of life of its people is focused on which of the following domains? Professional education, formal education, lifelong education या फिर technical education? अगर मैं सबसे पहले प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करूं तो प्रोफेशनल एजुकेशन में जो भी आपने लर्न किया है उसको आप प्रैक्टिस में उतार सकते हो। इसका मतलब जो भी आपने लर्निंग की है आप उसको अप्लाई कर सकते हो इन डे टू डे प्रैक्टिस प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं फॉर्मल एजुकेशन में, तो फॉर्मल एजुकेशन में एक प्रॉपर करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, जस्ट लाइक हमारे जो स्कूल्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं,
वो फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है, ठीक है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है, करिकुलम होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एंड वी हैव टू फॉलो दैट विल बी द फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट इज लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन मतलब कि ऐसी एजुकेशन जो फोकस्ड है पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। इज इट क्लियर? इट इज टोटली फोकस्ड ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री के, और ये फोकस्ड होता है स्किल्ड मैन पावर, प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। सो द करेक्ट आंसर इज टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई की रिजल्ट एरियाज ऑफ द संकल्प। संकल्प का फुल फॉर्म होता है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोजेक्ट, और आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आपके सामने 6 पॉइंट्स हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। इसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की, तो यस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ संकल्प। इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर स्किल्स। नो, and it is not at all related with संकल्प। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी का वादा किया जाता है, आपको एश्योर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट इज इंक्लूजन, इसमें सबको इंक्लूड किया जाता है जिससे स्किल एक्विजिशन हो, नॉलेज अवेयरनेस हो और उससे लाइवलीहुड प्रमोशन भी हो। इज इट क्लियर? तो इंक्लूजन में सब लोगों को इंक्लूड किया जाता है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट थ्रू एन एजेंसी, नो, इट्स नॉट ए काइंड ऑफ एजेंसी, सो फिफ्थ नहीं होगा। एक्सपैंडिंग स्किल्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये तो हमें संकल्प के फुल फॉर्म से समझ में आ रहा है कि स्किल्स को एक्सपैंड करना थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। इज इट क्लियर? सो 1 3 4 6 1 3 4 6 ऑप्शन 4 में है। देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज। Values are beliefs tied inextricably to human emotion and behavior. Values refer to desirable goals people strive to attain. Values are conflict free. Values are ordered by importance relative to one another. Values are utilized primarily to effect change in knowledge of a person. आपको बताना है कौन कौन से सेंटेंस सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं वैल्यूज के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले अपन स्टेटमेंट ए की बात करते हैं। वैल्यूज आर बिलीव्स टाइड इनएक्सट्रिकेबली टू ह्यूमन इमोशन एंड बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ हैं ये एक ऐसे बिलीव्स होते हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता ह्यूमन इमोशंस एंड बिहेवियर से। यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ह्यूमन इमोशंस एंड बिहेवियर है तो वैल्यूज़ भी होंगी। नेक्स्ट, वैल्यू रेफर टू डिज़ायरेबल गोल्स पीपल स्ट्राइव टू अटेन। यस, वैल्यूज़ ऐसे डिज़ायरेबल गोल्स होते हैं जो लोग अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद है थर्ड, वैल्यूज़ आर कन्फ्लिक्ट फ्री। ऐसा ज़रूरी नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज हर एक घर के अपने अलग वैल्यूज़ होते हैं, हर एक रिलीजन के, हर एक कास्ट के अपने अलग वैल्यूज़ होते हैं। तो देयर कैन बी चांसेस जिसमें कन्फ्लिक्ट्स आ जाएं बिटवीन टू रिलीजन्स। सो वैल्यूज़ आर नॉट कन्फ्लिक्ट फ्री, सो सी नहीं होगा। वैल्यूज़ आर ऑर्डर्ड बाय इंपॉर्टेंस रिलेटिव टू वन अनदर, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे ऑर्डर करते हैं जो दूसरों के लिए हमें लगता है कि बेनिफिशियल होगा। सो डी इज़ ऑल्सो करेक्ट। वैल्यूज़ आर यूटिलाइज प्राइमरली टू इफेक्ट चेंज इन नॉलेज ऑफ अ पर्सन। ये कोई प्राइमरली गोल नहीं है वैल्यूज़ का, ना ही ये डेफिनेशन सही होगी। वैल्यूज़ जो होते हैं उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि वो नॉलेज चेंज करे किसी भी पर्सन की। सो ए, बी एंड डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन 2 में है ए, बी एंड डी। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एकेडमिक काउंसिल इन अ यूनिवर्सिटी इंक्लूड। एकेडमिक काउंसिल जो होती है यूनिवर्सिटीज़ में
उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट, ओवरसाइट एंड रिव्यू ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी, laying down the essential qualifications for recruitment of faculty in various disciplines, framing and revising or updating the contents of courses of various academic programs, and approval of fee structure for various academic programs. इनमें से academic council की क्या क्या principal responsibilities होती हैं? इसमें अगर मैं स्टेटमेंट ए की बात करूं तो स्टेटमेंट ए बोलता है मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स। ये बिल्कुल सही है। एकेडमिक काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना एकेडमिक प्रोग्राम्स के। सो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी बोल रहा है प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट, ओवरसाइट एंड रिव्यू ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही है। आपको प्लान करना है, कोऑर्डिनेट करना है, डेवलप करना है ना, ओवरसाइट करना है, देख रेख करना है, रिव्यू करना है एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एकेडमिक काउंसिल इन अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज लेइंग डाउन द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी। नहीं, रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी एकेडमिक काउंसिल का काम बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेमिंग एंड रिवाइजिंग, अपडेटिंग द कंटेंट्स ऑफ कोर्सेज ऑफ वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स। नहीं, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो या फिर अपडेट करना चाहते हो कंटेंट्स को तो ये भी एकेडमिक काउंसिल का काम नहीं है, ये बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का काम है। इज इट क्लियर? अप्रूवल ऑफ फी स्ट्रक्चर फॉर वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स, फी स्ट्रक्चर के लिए भी एकेडमिक काउंसिल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इज इट क्लियर? सो ए एंड बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और ए और बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिडेंशियल सेंटर फॉर फ्री एंड क्रिएटिव इंक्वायरी इनटू द फंडामेंटल थीम्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड थॉट? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो एक रेसिडेंशियल सेंटर है फॉर फ्री एंड क्रिएटिव इंक्वायरी इनटू द फंडामेंटल थीम्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड थॉट। सो द करेक्ट आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पे है। इज इट क्लियर? अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं तो ये तो आप कह सकते हो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, और बाकी भी हैं कॉलेजेस। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज ट्रस्ट जो है ये दिल्ली में है। श्री लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये फोकस करता है संस्कृत के ऊपर, संस्कृत एजुकेशन के ऊपर। एंड नैक आप सब जानते हो इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी। सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following are the main recommendations of Knowledge Commission with regard to higher education in India? More regulatory institutions, closure of private universities, massive expansion of higher education, focus on affirmative action, efforts to achieve excellence, nationalization of higher education. Knowledge Commission के higher education से related कौन कौन से recommendations हैं आपको ये बताना है। नेशनल नॉलेज कमीशन जो होता है इसे थिंक टैंक भी बोला जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी मनमोहन सिंह जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा ऑन 13 जून 2005। और अगर मैं बात करूं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं तो मोर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस नहीं, ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं बोला नॉलेज कमीशन ने। क्लोजर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये भी नहीं है रिकमेंडेशन नॉलेज कमीशन की। मैसिव एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये बिल्कुल सही है। हायर एजुकेशन को एक्सपैंड करो, सबके रीच तक पहुँचे। फोकस ऑन अफर्मेटिव एक्शन, है ना, पॉजिटिव एक्शन के ऊपर फोकस करना है। एफर्ट्स टू अचीव एक्सेलेंस, एक्सेलेंस को अचीव करने की कोशिश करनी है हमें। एंड नेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन बिल्कुल नहीं। सी, डी एंड ई आर दी 3 स्टेटमेंट्स दैट are some of the main recommendations of Knowledge Commission with regard to higher education in India. So the correct answer is C, D and E. Next question is your homework. इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, बट आपको इसका आंसर मुझे देना है कमेंट में। Which of the following schemes of Government of India aims to support innovative research projects that are
socially relevant, locally need-based, nationally important and globally significant. Spark, Stride, Impress या Stars. इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। चाहे मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही रहेगा और मैं इन ऑप्शंस को डिटेल में समझाऊंगा भी आपको। मीनवाइल आप इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किस किस का आंसर सही होने वाला है। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ हायर एजुकेशन फॉर नेट JRF नवंबर 2021। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन से आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। और कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम उसको कंसीडर करेंगे। शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच रहा है, उनको भी इन सब टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।